स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट जो है आपका छोटा सा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जो है आप जनरली कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में लिखते हो। ठीक है, क्योंकि वो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं। सिंपल रिएक्शंस जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उनमें वो एक स्टेप होता है, तो उसमें जनरली आपको मैकेनिज्म लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि मैकेनिज्म होता क्या है। ठीक है, और कैसे लिखते हैं उसको। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं कि बेसिस ऑफ मैकेनिज्म पे है दो टाइप्स की रिएक्शन है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब अगर सिंपल है तो मतलब एक ही स्टेप की रिएक्शन होगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन। और यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट कोई भी फॉर्म नहीं होता, सीधे रिएक्टेंट्स लेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म कर जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे जो है एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। मान लो अगर ये ग्राफ है एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में, तो ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या है, एनर्जी बैरियर है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, EA। ठीक है, तो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके जो है प्रोडक्ट बनेंगे। तो जब इस स्टेज पे पहुंच जाएगी रिएक्शन, तो क्या आएगी, ट्रांजिशन स्टेट आएगी। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो क्या होती है, मान लो ये रिएक्शन है A2 + B2 गिव राइज टू 2AB। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, इसमें जो है ट्रांजिशन स्टेट हम क्या बोलेंगे कि ए के बॉन्ड ए के बीच के बॉन्ड टूट रहे हैं, बी के बीच के बॉन्ड टूट रहे हैं, और ए बी के बीच के बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो उस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट, ट्रांजिशन। क्या होता है इसमें, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड स्टार्ट हो जाती है और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए ट्रांजिशन स्टेट में जो है जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं और जो बॉन्ड टूट रहे होते हैं उनको हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, बट इंटरमीडिएट कोई नहीं होते। ठीक है, इंटरमीडिएट आपको पता चलेगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कि क्या होता है कि बीच के कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं रिएक्शन के बीच के प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। ठीक है, अब इनका रेट लॉ कैसे लिखेंगे, वैसे तो हम कर चुके हैं इनका पिछली क्लास में, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। रेट लॉ कैसे लिखते हैं हम, ए गिव राइज टू प्रोडक्ट, मान लो अगर रिएक्शन है तो इसका रेट लिखेंगे के A⁻1। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी, 1 है ना। और इस 1 क्यों आएगी, क्योंकि सिर्फ एक प्रोडक्ट है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कहने का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ये। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही स्टेप है तो वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, है ना। उसी तरह से अगर एक और रिएक्शन ले लें हम, A+B गिव राइज टू प्रोडक्ट्स, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी, 2। क्यों, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 1 + 1 2। ठीक है, और रेट लिखना चाहेंगे हम तो आएगा A और बी की कंसंट्रेशन के, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो हमें किससे पता चलेगा, रेट लॉ से पता चलेगा कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए इस तरह का रेट लॉ हम नहीं लिख सकते, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला। ठीक है, तो ये जो रेट लॉ है ये एक्सपेरिमेंट से डिफाइन होता है। ठीक है, अगर हमने एक ही कंसंट्रेशन 2 बढ़ाई, डबल कर दी, तो रिएक्शन का रेट डबल हुआ कि 4th टाइम हुआ, है ना। तो इस तरह से जो है हम इसका डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो एक रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3। ठीक है, अमोनिया दे रहा है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आई, 4 आई। क्यों, 3 + 1 4 है ना। बट आपको पता है कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती, पिछली क्लास में बता चुकी हूँ मैं, है ना। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की जो है मॉलिक्यूलरिटी, अगर 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी आ जाए ना, तो वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर 3 से ज़्यादा आ जाए। बट हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 से कम है तो वो सारी क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शंस है। अगर 3 से कम भी मॉलिक्यूलरिटी है तो वो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, बट 3 से ज़्यादा अगर किसी की मॉलिक्यूलरिटी है तो वो सारी क्या होंगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होगी। एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होती, इसलिए जो है हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है,
सिंपल रिएक्शन के बारे में पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया हुआ है ना, उसमें सारे बताए हैं कि नोट भी दिए थे कि किस में क्या होता है क्या नहीं होता है ना। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन की, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस सच रिएक्शंस अकर इन सेवरल स्टेप्स वेयर ईच स्टेप इज एलिमेंट्री, ठीक है। सिंगल स्टेप क्या होगा, एलिमेंट्री होगा, बट क्या होंगे, मल्टी स्टेप की रिएक्शंस होगी। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। बट हाँ, एक एक स्टेप की मैकेनिज्म के एक एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी हम डिफाइन कर सकते हैं, बट ओवरऑल रिएक्शन की हम मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ओवरऑल रेट इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, जिसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं, ठीक है, RDS, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो ओवरऑल रेट होगा रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड करेगा, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा रिएक्शन का, ठीक है। आपको वहां पे मैंने मेंशन किया होता है कि ये स्लोएस्ट स्टेप है, आप बताओ, मैकेनिज्म दिया होगा, स्लोएस्ट स्टेप लिखा होगा, आपको बस उसका रेट लॉ लिखना होगा, ठीक है। तो आप रेट लॉ किस पे लिखोगे, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, ठीक है। देयर विल बी इंटरमीडिएट्स इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, या एक इंटरमीडिएट होगा या बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या करता है, बट रेट लॉ में अपीयर नहीं होता, ठीक है। रेट लॉ जो हम लिखते हैं रेट इस तरह से कि उसमें जो है इंटरमीडिएट जो है नहीं होता है शो, ठीक है, बिल्कुल भी शो नहीं होता। हम उसमें रिएक्टेंट शो कर सकते हैं, प्रोडक्ट शो कर सकते हैं, कैटलिस्ट शो करते हैं, बट इंटरमीडिएट कभी भी शो नहीं कर सकते हम रेट लॉ में, ठीक है। अब जो है आपको मैकेनिज्म के बारे में समझा देती हूँ कि किस तरह से जो है मैकेनिज्म लिखा जाता है, ठीक है। मान लो डायग्राम के थ्रू करते हैं, ग्राफ के थ्रू। मान लो ये एक ग्राफ दिया है आपके पास एक रिएक्शन का, ये एनर्जी रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और ये R जो है रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं विद 3, ये इनको बोल देंगे आप जैसे लोकल लैंग्वेज में कि क्या पहाड़ जैसे खड़े कर दिए हैं ना, तो ये इनके एनर्जी बैरियर्स हैं, ठीक है। आपको एक्टिवेशन एनर्जी का पता होना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट्स के बीच की, रिएक्टेंट से लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लेंगे जहाँ पे रिएक्टेंट है, वो उस गैप को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो क्या होगा, ये रिएक्शन जो है 3 स्टेप में हो रही है, कैसे, इस यहाँ पे पहुंचा, एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, वो उसको बोला 1, ठीक है, और एनर्जी कितनी लगी x, फिर ये उसने बनाया इंटरमीडिएट A, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट 1, फिर बनाया इंटरमीडिएट A, फिर A इंटरमीडिएट जो है B में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 2, ठीक है, और उसके बीच का एक्टिवेशन एनर्जी है Y, फिर B कन्वर्ट हुआ सीधे प्रोडक्ट्स में, ठीक है, उसकी ट्रांजिशन स्टेट 3 और एक्टिवेशन एनर्जी Z। मान लो अगर ये रिएक्शन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, R से पहले क्या बना, A बना, ठीक है, फिर A से क्या बना, B बना, है ना, और B से क्या बना, P, प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए, ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। अब आप बोलोगे कि कौन सी स्लोएस्ट स्टेप है, कौन सा फास्टेस्ट स्टेप है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो स्टेप 2 में क्या है, सबसे कम एनर्जी बैरियर है ना, तो वो क्या होगा, मतलब A से B में जाने में उसको सिर्फ बहुत कम एनर्जी लग रही है, तो मतलब क्या हुआ, वो फास्टेस्ट स्टेप है ना। फिर आप देख रहे हो इसमें भी थोड़ी कम लग रही है, बट इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लग रही है R से A में जाने में, ठीक है। तो अगर ज्यादा एनर्जी लग रही है तो उसको क्या होगा, स्लो प्रोसेस होगी, है ना, एनर्जी ज्यादा लग रही है, तो वो क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप आ जाएगा, ठीक है। तो उसका रेट जो हम लिखेंगे वो किस पे लिखेंगे, सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन पे लिखेंगे, ठीक है। कैसे, रेट इज इक्वल टू K1 K2 K3 दे दिया इनके कॉन्स्टेंट्स को, ठीक है। फिर रेट क्या आ गया, K1 कंसंट्रेशन ऑफ R, है ना, रेट लॉ में रिएक्टेंट्स की लिख देते हैं हम कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको आप कैसे समझ सकते हो कि मैक्सिमम एनर्जी लग रही है तो स्लोएस्ट है, जैसे आपने जो है कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो है कार बना रहे हैं, ठीक है, कार बना रहे हैं, कोई टायर बना रहा है, कोई उसके स्ट्रक्चर को बना रहा है, ठीक है, फिर कोई उसके स्टीयरिंग व्हील को बना रहा है, कोई इंजन को बना रहा है, तो सबसे ज्यादा टाइम किस पे लगेगा, इंजन बनाने में, ठीक है।
तो जो रेट है ना वो सिर्फ इंजन बनाने पे डिपेंड करेगा, ठीक है। रेट कार का बनने का जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इंजन पे। क्यों? इंजन को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, जब तक इंजन नहीं बनेगा तो आपकी कार रेडी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इंजन बनाने वाली स्टेप कौन सा है, सबसे स्लोएस्ट स्टेप है ना, उसको ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आपका जो रेट है कार बनाने पे वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंजन बनने पे, है ना। बाकी काम तो जल्दी हो जा रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो रेट होता है वो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्लोएस्ट स्टेप बताता है कि रेट जो है कैसा होगा। तो इसलिए हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं स्लोएस्ट स्टेप को, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको रिएक्शन दे दी है 2a+3b गिव राइज टू A2B3, ठीक है। मैकेनिज्म दिया है उसका A+b गिव राइज टू AB, K1 उसका कांस्टेंट, फिर दिया AB+b गिव राइज टू AB2 K2 दे दिया इसका कांस्टेंट, ठीक है। फिर AB2 प्लस A+b, ठीक है, K3 और A2B3 बन गया यहाँ पे प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर स्टेप दे दिए, ये दोनों फास्ट हैं, फर्स्ट वाला स्लो है। तो आप इसका जो रेट है वो कैसे लिखोगे, किसके बेसिस पे लिखोगे, स्लोएस्ट स्टेप पे, है ना। क्या आ जाएगा, K1 A कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। ऑर्डर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 है ना। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा देते हैं, तो ऑर्डर क्या आ गया, 1 + 1 गिव राइज टू 2, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी क्या आ जाएगी इसकी, मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगी 1 + 1 2, ठीक है। 2 इसकी मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री स्टेप है तो मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर सेम आ रहा है, ठीक है। वैसे भी अगर हम यहाँ से अगर मॉलिक्यूलरिटी लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं क्या, 3 2 5 आ जाएगी, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हम क्या लिखते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी लिख देते हैं, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि आपको जो है इंटरमीडिएट इवॉल्व हो स्लोएस्ट स्टेप में, ठीक है। क्या होता है कि जब आपको मैकेनिज्म दिया होता है तो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप में। यहाँ पे तो देखो इंटरमीडिएट नहीं था इन्वॉल्व, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको आपके पास क्या थे, रिएक्टेंट्स थे, ए भी था और बी भी था, है ना। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स थे, तब तो आपने कर लिया। यहाँ पे इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं था। बट कई बार क्या होता है कि इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है स्लोएस्ट स्टेप में, तो उसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप क्या करोगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो ये है आपके पास रिएक्शन 2a+3b गिव राइज टू A2B3, वही रिएक्शन दे रहे हैं, मैकेनिज्म दे दिया A+b गिव राइज टू AB+b गिव राइज टू AB2, ठीक है। उसी तरह से ये प्रोडक्ट्स, ये रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इसको बोला सेकंड स्टेप को स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। तो आप अगर रेट लॉ लिखना चाहोगे तो आप लिख लोगे K2 AB कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन, है ना। बट यहाँ पे ये देख रहे हो ना, A+B से AB बन रहा है, यहाँ इस रिएक्शन में आपको AB कहीं दिख रहा है नहीं ना। तो मतलब ये क्या है, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट है तो रेट लॉ में तो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पहले बोल दिया कि इंटरमीडिएट जो है रेट लॉ में हम लिख ही नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, फाइंड दैट स्टेप इन विच ओनली इंटरमीडिएट एंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। एज्यूम दैट स्टेप टू बी रिवर्सिबल, ठीक है। करना क्या है आपको, ऐसा स्टेप ढूंढना है जिसमें जो है इंटरमीडिएट जो है रिवर्सिबल में है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो हैं ऑब्जर्व करने हैं आपको इंटरमीडिएट के साथ, ठीक है। या तो इंटरमीडिएट से जो है रिएक्टेंट्स बन रहे हो या इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बन रहे हो, ठीक है। तो वहां पे जो है जब आपको ऐसा दिया जाए कि स्लोएस्ट स्टेप इंटरमीडिएट वाले को दिया होता है, तब आपके पास इस तरह की उस एक स्टेप को जो है वो इस तरह से इक्विलिब्रियम पे ले आते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे लेके आते हैं और उसका K4 कांस्टेंट बता देते हैं, ठीक है। और बैकवर्ड रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं हम, AB
अपॉन ए प्लस बी कंसंट्रेशन है ना। और के इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो गया यहाँ पे, फिर वो कैसे निकालेंगे हम, K1 अपॉन 4 K4, ठीक है, ए बी की कंसंट्रेशन अपॉन ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। आपको पता है कि इक्विलिब्रियम K1 अपॉन K4 रिएक्शन कोशेंट के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे K1 अपॉन K4 गिव राइज टू ए बी की कंसंट्रेशन अपॉन ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे ए बी की। तो ए बी की कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आई, K1 अपॉन K4 कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब हमने ए बी की कंसंट्रेशन निकाली। अब यहाँ पे जो रेड लॉ लिखा था जहाँ पे इंटरमीडिएट आ रहा था वहां पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। जब हमने इस वैल्यू को पुट किया तो K2 अपॉन K2 पहले से ही था, K1 अपॉन K4 यहाँ ऐड हो गया और ए बी की जगह ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन और बी पहले से ही था, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ से बी सेम हो गए तो पावर भी प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो 1 स्क्वायर हो गया। और इसको हम क्या लिख लेते हैं, के इफेक्टिव लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, के इफेक्टिव लिख लेते हैं और इसका रेट जो है हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं फिर, ठीक है। ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन पावर स्क्वायर और ऑर्डर बोले हमें निकालने को 2 + 1 3, ठीक है। रेट कांस्टेंट पूछा जाए तो रेट कांस्टेंट हुआ ये, के इफेक्टिव को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ठीक है। K2 K1 अपॉन K4, ठीक है। पूरा जो टोटल के रेट कांस्टेंट है वो आ जाएगा K2 K1 अपॉन K4। एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन दिया आपके पास 2O3 गिव राइज टू 3O2। मैकेनिज्म दे दिया आपके पास O3 O2 + O, ठीक है, और O + O3 K1 K2 K3 2O2। तो इसको बोला स्लो स्टेप। देखो यहाँ पे दिया है ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी आपके पास अगर स्लो स्टेप में इंटरमीडिएट होगा ना तो वो पहले से लिख के दिया होगा ऐसा, ठीक है। जो भी इस तरह की रिएक्शन होगी ना वहां से हम निकाल लेंगे फिर, ठीक है, रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट लॉ। अब रेट लॉ आप जनरली कैसे लिखोगे, K3 कंसंट्रेशन ऑफ O कंसंट्रेशन ऑफ O3, है ना। ये स्लो स्टेप है 1। ये क्या है, O क्या है, इंटरमीडिएट, क्योंकि O3 तो हमारा रिएक्टेंट है बट O क्या है, इंटरमीडिएट है ना। ये देख रहे हो ना आप, O3 क्या है, रिएक्टेंट है बट O क्या है हमारे पास, इंटरमीडिएट है, बीच में बन रहा है रिएक्शन के बीच में, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम कैसे लिख देंगे हम, O2 की कंसंट्रेशन, O की कंसंट्रेशन, O3 की कंसंट्रेशन, ठीक है। और के इक्विलिब्रियम आ जाएगा हमारा K1 अपॉन K2। आपको पता है रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। के इक्विलिब्रियम ऐसे ही तो लिखते हैं, आपने +1 में पढ़ा होगा। तो यहां से K1 अपॉन K2 किसके बराबर हो जाएगा, O2 की कंसंट्रेशन O की कंसंट्रेशन अपॉन O3 की कंसंट्रेशन। तो यहां से जो है इंटरमीडिएट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ O की वैल्यू आ गई K1 अपॉन K2 O3 अपॉन O2 की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर इसका रेट बोले हमें लिखने को तो हम कैसे लिख देंगे, K3 अपॉन K1 अपॉन K2, ठीक है। उस इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो हमने रेट लिखा था वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, इसमें। फिर O3 अपॉन O2, O की जगह पुट कर दिया और O3 उसमें पहले से ही था, ठीक है। फिर ये इसको हम मान लेते हैं के इफेक्टिव और ऑर्डर बोले हमें लिखने को, O3 क्या हो जाएगा, O3 O3 2 और O2 को अगर ऊपर ले जाना चाहे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो -1 में आ जाएगा। O2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऊपर ले जाके -1। तो यहाँ पे 2 - 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, रेट कांस्टेंट K1 K3 अपॉन K2। मॉलिक्यूलरिटी तो डिफाइन होती ही नहीं है पूरी रिएक्शन के लिए, है। बट कई बार क्या होता है कि आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी ना दिया हो, स्लोएस्ट स्टेप भी ना बताया हो, तब क्या करोगे आप, तो उसको निकालने का भी तरीका है, ठीक है। उसको बारे में भी समझ लेते हैं। वैसे ये वाला जो है ना आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपसे जनरली जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में जो मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया वही आएगा।
आपको दिया होगा, अगर स्लोएस्ट स्टेप इंटरमीडिएट वाला होगा तो दूसरी जो है इक्विलिब्रियम में दिया होगी रिएक्शन, ठीक है। एक स्टेप जो है इक्विलिब्रियम में दिया होगा। बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो ये है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कैसे 2O3 गिव राइज टू 3O2, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। वो इसके स्टेप दिए हैं हमारे पास, O3 गिव राइज टू O2 प्लस O K1, O प्लस O3 K2 2O2, ठीक है। अब आपने इस चैप्टर के इस यूनिट के स्टार्टिंग में पढ़ा था रेट कैसे लिख सकते हैं, माइनस में रिएक्टेंट्स और प्लस में प्रोडक्ट्स, है ना। माइनस में क्यों लिखते थे, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस होता था और रेट ऑफ अपीयरेंस होता था, तो उसको प्लस में लिखते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर उस टर्म में रेट को लिखना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, 1 - 1/2 स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम डिवाइड कर देते थे, है ना, DO3 अपॉन dt। उसी तरह से प्रोडक्ट का लिखें प्लस 1/3 DO2 dt, ठीक है। अब यहाँ से जो है अगर हम इसका निकाल लें वैल्यू तो हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, अब आप इसका रेट कैसे लिखोगे इस स्टेप का जनरल टर्म में, R1 गिव राइज टू K1 O3, ठीक है, 1, है ना। फिर उसी तरह से इसका कैसे लिखोगे, R2 K2 O3, ठीक है ना, यहां से। अब आप क्या करोगे कि यहां से जो है D अपॉन D माइनस D O3 अपॉन dt को क्या लिख लोगे, K1 O3 1 प्लस K2 O3। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, O3 यहाँ पे भी है, O3 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो हम इन दोनों के जो है रेट को प्लस में लिख ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे। फिर अब हम इनका रेट जो है एक एक स्टेप का कैसे लिख सकते हैं, -1/1 DO3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, माइनस में लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह से इसका जो है रेट लिखना चाहें हम डिफरेंशियल के फॉर्म में, तो -1/1 DO कंसंट्रेशन अपॉन dt इज इक्वल टू -1/1 DO3 अपॉन dt, ठीक है। माइनस में लिखते थे ना हम, तो यहाँ से जो है क्या करेंगे, हम वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इस रेट में जो है, इस इक्वेशन में जो है ये इंटरमीडिएट आ रहा है, तो हम यहाँ से इसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो D अपॉन D के अपॉन dt, O की कंसंट्रेशन को कैसे लिख देंगे हम, K1 O3 माइनस K2 O की कंसंट्रेशन और O3 की कंसंट्रेशन। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा माइनस प्लस 1/1 DO अपॉन dt किसके बराबर है, K1 O3 के बराबर, और यहाँ पे D1 -1/1 DO3 DO किसके बराबर है, K2 O3 के O3 के बराबर। और आपको पता है कि जब इंटरमीडिएट जो है, इंटरमीडिएट किसी इक्वेशन में आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो यहाँ से ये इक्वल किसके हो जाएगा, 0 से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर O की हम यहाँ से कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं तो आ जाएगी K1 अपॉन K2 O3 डिवाइडेड बाय O3, है ना। तो यहाँ से आप देखो O3 से O3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, O की क्या वैल्यू बची, K1 अपॉन K2 बची, है ना। तो इसको जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट किया जब वैल्यू को, तो आया -DO3 अपॉन dt गिव राइज टू K1 O3, है ना, प्लस K2 O की जगह क्या पुट कर दिया, K1 अपॉन K2 पुट कर दिया, बचा क्या O3, ठीक है, O3। अब इसका रेट लिखना चाहेंगे हम इस फॉर्म में, ठीक है। हमने किसकी वैल्यू निकाली, इसकी निकाल ली 1/2 -DO3 अपॉन dt की वैल्यू हमने निकाल ली, तो हम क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2K1 O3। 2 क्यों लिखा, यहां से K2 से K कैंसिल हो जाएगा, K1 क्या हो जाएगा, 2 की टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। और O3 इस तरह से जो है हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, और रेट क्या आ गया, K1 O3, ठीक है। तो यहां से देखो अगर आप, तो रेट क्या है, सिर्फ
रिएक्टेंट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। इसी तरह से आप DO2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल के सेम यही रेट आएगा उसी तरह से, बस आपको बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। 2K2 हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आप जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ना दिया हो तो आप इन रिएक्शंस को कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ओके, थैंक यू।